डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के अगले चैप्टर को लेकर के बात करेंगे। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी भारत में कृषि विकास, संस्थागत और तकनीकी कारक। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि स्वतंत्रता के बाद से ही नियोजन काल के दौरान भारत सरकार ने कृषि विकास को तरजीह दी है और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को प्राथमिकता देते हुए उसके लिए तरह तरह के उपायों की घोषणा करी और उसी का नतीजा है कि हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए। उसके साथ साथ कृषि की जो पिछड़ी व्यवस्था थी उसमें बहुत हद तक हम संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन कर पाए। इन्हीं का अध्ययन हम यहाँ करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि कृषि विकास में कौन कौन से ऐसे संस्थागत और तकनीकी कारक हैं जो इसके उत्पादन को, इसके विकास को प्रभावित करते हैं। चूँकि स्वतंत्रता के बाद देश की सरकारों ने तमाम तरह के उपाय अपनाए। उनमें मुख्य रूप से भूमि सुधारों की बात करते हैं, उसमें मुख्य रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें मुख्य रूप से कृषि विकास को लेकर के दूसरे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यानी नए प्रयोगों की बात करते हैं और इस तरह से देश के कृषि विकास को प्राथमिकता देते हुए उत्पादन में वृद्धि की बात कही गई। यहाँ जैसा कि जाहिर है कि दीर्घकालीन औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी हमें जिसमें सीमित औद्योगिकरण, निम्न कृषि उत्पादन, अल्प प्रति व्यक्ति आय तथा मंद आर्थिक विकास गति जैसे नकारात्मक विशेषताएं मौजूद थी। अशिक्षा, संकीर्णता और सामाजिक असमानता इसके अन्य प्रमुख तत्व थे। जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के बाद जिस अवस्था में हमें अर्थव्यवस्था विभाजन के बाद मिली थी उसमें न तो उद्योग थे, कृषि बहुत पिछड़ी व्यवस्था में थी, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, सकल राष्ट्रीय आय बहुत कम थी, उत्पादन बहुत निम्न था। उसके साथ साथ निर्यात बहुत कम मात्रा में होते थे, आयातों की अधिकता थी और इस तरह से तमाम वो आर्थिक और सामाजिक असमानताएं और विषमताएं भी हमें विरासत में मिली थी। 1950 के दशक में कृषि में कुछ हद तक स्थिरता रही, लेकिन उसके बाद 1966 में यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना जब ख़त्म होती है उसके साथ ही देश ने हरित क्रांति जैसा एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम देखा और उसका परिणाम ये है कि हम कृषि उत्पादन को कई गुना तक बढ़ाने में सफल हुए, कृषि में तकनीकी के प्रवेश को सुनिश्चित कर पाए और इस तरह से ये हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी की पहली छमाही में इस क्षेत्र की यानी कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 1% रही। स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान विकास दर में प्रति वर्ष 2.6% की कमी आई थी। भारत में कृषि उत्पादन के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि और अच्छी उपज वाली फसल की किस्मों की शुरुआत कर दी गई थी। इस क्षेत्र में आयातित अनाज पर आत्मनिर्भरता करने के लिए सरकार ने तमाम एहतियाती कदम उठाए और उसका परिणाम है कि हम कृषि में काफ़ी हद तक संरचनात्मक परिवर्तन करने में सफल हुए। शोध में लगातार निवेश, भूमि सुधार, क्रेडिट सुविधाओं के दायरे का विस्तार और बाद में ग्रामीण और यूँ कहें कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि के बुनियादी ढांचे में बहुत अधिक परिवर्तन आया। देश के कृषि बायोटेक क्षेत्र में भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि कृषि आज बहुत ही समृद्ध और विकसित अवस्था में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कृषि आज भी बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है। जब हम विदेशी
कृषि मॉडल्स यानी विदेशों का जब आप अध्ययन करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, उनसे तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि आज भी कृषि में वो तमाम पिछड़ी विशेषताएं मौजूद हैं जो सरकार के लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए उनको दूर करने की। इस तरह से यहाँ हमने कुछ इसके जो 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 स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि की क्या स्थिति थी, ये हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि largely subsistence in nature before independence. This should witness several droughts and famines. यानी इंडिपेंडेंस के टाइम भारत की जो कृषि थी वो बहुत ही पिछड़ी अवस्था में थी और जीवन निर्वाह की स्थिति में थी, यानी जीवन निर्वाह का एक बहुत बड़ा स्रोत था। और उसके बाद में तमाम तरह के ड्रॉट्स एंड सूखा और अकाल की स्थितियाँ भी बार बार आती थी। ड्यूरिंग पार्टीशन about 1/3 of the irrigated land in undivided India went to Pakistan। ये भी बहुत शॉकिंग था कि उस वक्त लगभग जो हमारे कुल सिंचित भूमि थी उसका 1/3 हिस्सा, सिंचित भूमि का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। फलस्वरूप हमारे यहाँ चूँकि जनसंख्या की अधिकता थी, इसलिए एकदम कृषि संकट में आ गई और खाद्यान्नों का अभाव शुरू हो गया, खाद्यान्न संकट शुरू हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट गोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। उसके तुरंत बाद यानी इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद सरकार का प्रयास था कि सरकार फूड ग्रेन पॉलिसी तैयार करे और फूड ग्रेन्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए वो सभी उपाय करे ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके बाद में ये तय हुआ कि भाई जो फूड क्रॉप्स हैं, जो खाद्य फसलें हैं, उन खाद्य फसलों की बजाय कैश क्रॉप्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इसके बाद दूसरा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड। जो ऑलरेडी बोई गई जो भूमि थी, बोया गया जो क्षेत्र था जिनमें फसलें हो रही थी, उनको और अधिक इंटेंसिफाई, उनमें एक सघन खेती को प्रोत्साहित किया जाए ताकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि संभव हो सके। और इसके बाद में प्रयास किया गया कि इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फॉलो लैंड अंडर प्लाउ, यानी ऐसी ज़मीन जो खेती योग्य थी जिनमें हल चलाया जा सकता था, उस तरह की खेती को इस दौरान फसल बोने के काम में लिया जाए और फसली क्षेत्र में वृद्धि की जाए। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि उस वक्त भारत की कृषि अवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी और इसके लिए सरकार ने प्रयास किए। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है मगर खेती नहीं। ये बहुत ही दूरदृष्टि सोच थी जिसकी आज बहुत प्रासंगिकता है। आज सरकार खेती को लेकर के बहुत कुछ उत्साहित नहीं है। सरकारों को चाहिए कि तुरंत खेती पर ध्यान दें, किसानों की बदहाली पर ध्यान दें, कृषि में आए हुए संकटों को दूर करें ताकि देश पुनः किसी तरह के खाद्यान्न संकट में न फंसे। इस तथ्य का अनुसरण करते हुए अनेक कार्यक्रमों और नीतियों का संचालन किया गया, किंतु सकारात्मक परिवर्तनों की बजाय कृषि नकारात्मक कारणों की तरफ अग्रसर हो रही है। इसमें मोटे तौर पर किसानों की आत्महत्याएं, जिसका चर्चा हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पेपर में हमने विस्तार से करी है, यहाँ भी हम उसकी चर्चा करेंगे। और कृषि ऋण माफ़ी और इस तरह के जो उपाय हैं उनकी चर्चा अधिक रहती है। भारत में किसान और किसानी यानी खेत और कृषि क्षेत्र दोनों के
पिछड़ेपन के लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 तरह के कारक हैं। एक तो मानवीय कारक हैं। मानवीय कारक ये हैं कि और सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को शामिल किया जाता है। मानवीय कारकों में सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को शामिल करते हैं। भारतीय किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण और नई कृषि तकनीकों की अनभिज्ञता से उनका निवेश व्यर्थ हो जाता है। खेती पर जनसंख्या के बढ़ते बोझ के कारण भी निम्न उत्पादकता होती है। निम्न उत्पादकता के लिए जिम्मेवार कारक हैं मानवीय कारक। दूसरे कारक हैं तकनीकी कारक। तकनीकी कारकों में सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का अभाव, किसानों के पास मिट्टी को परखने या मिट्टी को जांचने की तकनीकी का अभाव, कीटों और रोगाणुओं से छुटकारा पाने के लिए पेस्टिसाइड्स के उपयोग का अभाव आदि आदि की जानकारी कृषि या कृषकों को नहीं होती है। इससे न केवल कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, बल्कि कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित होता है। कुछ कारक संस्थागत कारक हैं, जिनको इंस्टीट्यूशनल कारक कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जिसमें जोतों का छोटा आकार होना, किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए साख यानी ऋण का अभाव होना, कृषि उत्पादों के लिए बाजार की अनुपलब्धता होना, समर्थ मूल्य का तार्किक निर्धारण न होना और उसके साथ साथ कृषि में संस्थागत सुधारों के प्रति नौकरशाही में उदासीनता का अभाव और राजनेताओं में इच्छा शक्ति का अभाव आदि ऐसे कारक हैं जो कृषि की ठहरी हुई स्थिति या कृषि के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कृषि में ऐसे कौन कौन से संस्थागत कारक हैं, संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, जिनको स्वाधीनता के बाद या स्वतंत्रता के बाद से ही विशेष प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी। यद्यपि कुछ हद तक प्राथमिकता दी भी गई, लेकिन अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसलिए ये कहना कि कृषि विकास में बहुत से ऐसे कारक हैं जो कारक किसी न किसी रूप में कृषि के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, कृषि की पिछड़ेपन की अवस्था के लिए जिम्मेवार हैं और उन कारकों का सही तरीके से निवारण करना सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से ही सरकारों ने कृषि क्षेत्र की असंगठित प्रवृत्ति के चलते, असंगठित प्रकृति के चलते कभी भी उचित ध्यान नहीं दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी वोटों की राजनीति का एकमात्र बहुत बड़ा कारण है। इस पे सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज के चैप्टर में इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।